नाज़रीन आदाब, मैं हूं आपका मेज़बान शाहनवाज़ हाशमी और आज मेरे साथ मौजूद हैं कशफी शमाइल। हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम मंज़र पस मंज़र। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको रूबरू कराते हैं दिल्ली और उसके अतराफ़ में होने वाली अदबी, तहज़ीबी, सक़ाफ़ती, समाजी और सियासी सरगर्मियों से, जिन सरगर्मियों के मुतालिक आप जानना चाहते हैं और उन लम्हात में खो जाना चाहते हैं। डीडी उर्दू की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो अपने नाजरीन के ज़ौक़ के तस्कीन का सामान मुहैया कराएं। आज इस कड़ी में हम आपको दिखाने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में हुए सेमिनार की एक रिपोर्ट और साथ ही साथ एक उर्दू एकेडमी में सेमिनार मुनक़्क़िद हुआ जो कि गुरु नानक के खिदमात और उनके कंट्रीब्यूशन को लेकर था, और नौजवानों की महफ़िल जिसे आप और हम ओपन माइक पोइट्री के नाम से जानते हैं, वहाँ की भी सैर कराएंगे और साथ ही साथ आपको लिए चलेंगे उर्दू एकेडमी, जहाँ यौम असातिज़ा के मौके पर एक यौम असातिज़ा मुशायरे का इनेकाद किया गया। तो आइए नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं और लिए चलते हैं आपको जामिया मिलिया इस्लामिया। शोबे उर्दू जामिया मिलिया इस्लामिया UGC TRS के ज़ेरे एहतमाम सह रोज़ा कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया। मौजू था मसनवी फ़न और रिवायत। वहाँ आए हुए अदीबों ने मसनवी के हवाले से गुफ्तगू की कि उर्दू मसनवियों में जिस कदर तनव्वुअ, फ़लसफ़ियाना मज़ामीन और तहज़ीबी मुरक़्क़शी के नमूने मिलते हैं, फ़ारसी मसनवियाँ इस हवाले से उर्दू मसनवियों का मुकाबला नहीं कर सकती। पंजाबी पर हुआ, मराठी पर हुआ, गुजराती पर हुआ, बंगाली में बेशुमार मसनवियाँ लिखी गई जो हम से शुरू होती हैं। नात है, मनक़बत है, चेहरा है मसनवी का, उसके बाद तो मसनवी का असर, सिर्फ का असर या हैत का हमारे ज़फ़र साहब अगर कह रहे हैं, और मैं उनसे मुत्तफ़िक़ हूँ इस बात में कि क्या ये हैत है या सिर्फ है, ये तो पता लगाइए अब आपकी क्या है। बहरहाल इस हैत का असर हिंदुस्तान में शुमाल जुनूब, मशरिक़ मग़रिब में हुआ। बल्कि हमारे यहाँ शहरनामा का जो तस्वुर है और जिस तरह मौज़ूआती तजुर्बात हुए हैं, मसलन शिकारनामा, हुक्कानामा, तंबाकूनामा, अज़दरनामा वग़ैरह, इसकी मिसाल फ़ारसी में नहीं मिलती। वहीं जब हमने वहाँ के असातिज़ा से बात की तो उन सब ने अपने अपने ख़यालात का इजहार किया। TRS का जो थ्रस्ट एरिया मुकर्रर हुआ वो क्लासिकी असनाफ़ था, जिसमें ज़ाहिर है कि शायरी की जो असनाफ़ हैं, क़सीदा, मसनवी, मरसिया और नस्र की असनाफ़, सिर्फ दास्तान, तो इसलिए हम लोगों ने इन मौज़ूआत पर, इन असनाफ़ को मौजू बना करके ये बहुत बड़े इल्मी मुज़ाकरे मुनक़्क़िद किए हैं। मेरा ख़्याल ये है कि मसनवी की सिन्फ़ पर सिर्फ़ मसनवी को मौजू बना करके शायद इसके पहले कोई इतना बड़ा सेमिनार मुनक़्क़िद नहीं हुआ। ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है और हमारा पूरा शोबा और हमारी पूरी यूनिवर्सिटी के लिए ये बहुत ही बाइस एज़ाज़ है। मसनवी जो है वो एक बयानिया सिन्फ़ है। कोई भी क़िस्सा चाहे जितना लंबा हो आप उसमें बयान कर सकते हैं। इसी सूरत से फ़ारसी की दो बड़ी मसनवियाँ हैं, एक तो फ़िरदौसी का शाहनामा और दूसरा मसनवी मौलाना रूम। बड़ी लंबी लंबी मसनवियाँ हैं, बड़ी दिलचस्प, वर्ल्ड क्लासिक्स में ये दोनों हैं। हमारे यहाँ जो उर्दू में रवायत है वो फ़ारसी से आई है, लेकिन हमने अपनी मसनवियाँ भी लिखी हैं। हमारे यहाँ सहरुल बयान मौजूद है, हमारे यहाँ गुलज़ारे नसीम मौजूद है, हमारे यहाँ बहुत सी मसनवियाँ वो हैं जिनको लोग पढ़ते नहीं हैं। रज़मिया मसनवियाँ हैं हमारे पास ऑटोबायोग्राफिकल मसलियाँ हैं, जैसे हुस्न अख्तर खुद नविश्त है वाजिद अली शाह अख्तर की, मसनवी के फार्म में। तो इस सूरत से हमारे यहाँ मसनवियाँ मौजूद हैं। तो इस सेमिनार में ये चीज़ देखी जाएगी, मसनवी का जो फ़न है, उसकी जो रवायत है, वो हमारे यहाँ कितनी मुस्तहकम है और उस पर हमने कितना काम किया है। अगर नहीं किया है तो क्या असबाब है और हमको करना चाहिए। जब हमने मसनवी के हवाले से वहाँ मौजूद तलबा से बात की तो उन सब ने कहा, यहाँ की सबसे बड़ी ख़ुसूसियत ये होती है कि यहाँ पर अपने फ़न के माहिरों को बुलाया जाता है, माहिरीन को बुलाया जाता है और निकात पे बहुत ही ज़्यादा बातें की जाती हैं और उमूमी बातें जो पढ़ने को मिलती है उससे सरफ नज़र किया जाता है
اور جو اہم باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں کہیں اور کتابوں میں بھی نہیں ملتی ہے اور نہ کہیں اور دوسری جگہ سننے کو ملتی ہے، وہ اس پروگرام کی خصوصیت ہے کہ وہاں مجھے یہ چیزیں سننے کو ملی ہیں۔ مثنوی کو ہم مختلف قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں، جیسے عشقیہ مثنوی ہوتی ہیں، تصوف سے ریلیٹڈ مثنویہ ہوتی ہیں، تاریخی مثنویہ ہوتی ہیں، اور ہندوستان کی تاریخ میں جو سب سے بڑے مثنوی نگار کہ جن کو اردو، فارسی، ہندوی پر عبور حاصل تھا، وہ حضرت امیر خسرو کی ذات ہے کہ جنہوں نے نظامی گنجوی کے خمسہ نظامی کی پیروی میں 5 مثنویہ لکھی۔ بہت بہت شکریہ شاہ نواز آپ کا، آپ کی وجہ سے جانا کہ مثنوی آخر کیا چیز ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے رومی کی 2 مثنوی کے نام یاد آ رہے ہیں، اگر میں صحیح ہوں تو بوستان معرفت اور حکایت رومی۔ جی ہاں کشفی صاحبہ، بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ مثنوی ایک ایسی صنف ہے جس میں شعری پیرائے میں ڈھال کر ہم کئی طویل سے طویل کہانیاں ہم لکھ سکتے ہیں، طویل سے طویل مضمون کو ہم باندھ سکتے ہیں اور لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ آپ نے مولانا روم کی مثنویوں کے نام لیے، اور موجودہ دور میں اگر آپ مثنوی کو پڑھیں گے تو مثنوی میں زہر عشق، مثنوی سحر البیان بہت اہم ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس طرح سے عشق کو اور انسانی زندگی اور انسانی جبلت جو ہے ان چیزوں کو کس طریقے سے شعری پیرائے میں ڈھال کر ہم لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اور یہ شعری کمالات ہی ہے کہ مثنوی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی اور دنیا میں کھو گئے ہیں، یا یوں کہیے کہ ان کرداروں کے ساتھ ہم بھی جینے لگتے ہیں۔ تو یہ تو رہا مثنوی کا مسئلہ۔ چلیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اب اردو اکیڈمی، کہ زبانی لڑائی تو ہر زمانے میں ہوتی رہی ہے اور ہر زمانے میں لوگ زبان کے لیے لڑتے رہے ہیں۔ کوئی اردو، ہندی، انگلش، پنجابی، یہ جو زبانیں ہیں، یہ زبانیں کہتے ہیں نا کہ زبانوں کو برتنے والے، زبانوں کو استعمال کرنے والے لوگ لڑتے رہے ہیں، لیکن الٹیمیٹ یا یوں کہیے کہ بالآخر ایک ہی فیصلہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر زبان جو ہے جو پیغام دیتی ہے وہ محبت، اخوت کا پیغام دیتی ہے۔ کشفی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گرو نانک دیو ایک ایسی ہستی ہیں جن کی زندگی کے بارے میں کہا جائے، جتنی بھی ان کی تعریف کی جائے اور جتنی بھی ان کی زندگی کے پنوں کو آپ پلٹنا شروع کریں گے اور دیکھنا شروع کریں گے تو کہیں بھی آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ یہ انسان صرف انسان تھا۔ کیا بات! بالکل، یہ انسان اتنا عظیم تھا کہ انہوں نے ایسے پیغامات دیے لوگوں کو، بھائی چارہ، آپس میں محبت اور ایک دوسرے کے لیے مر مٹنا جو کہتے ہیں، انہوں نے سکھایا۔ تو آئیے اسی موضوع پر اردو اکیڈمی نے گزشتہ دنوں ایک سیمینار منعقد کیا، آئیے ہم وہاں کے مندوبین سے جانتے ہیں گرو نانک دیو صاحب کی زندگی اور ان کے حیات و خدمات کے متعلق۔ اردو اکیڈمی دہلی کے زیر اہتمام گرو نانک صاحب روحانی ادب اور اردو کے عنوان سے ایک سیمینار منعقد ہوا، جس میں دانشوروں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے۔ یعنی پنجاب کی سرزمین کو ہی یہ اعزاز حاصل ہے کہ بابا نانک جیسے مرد کامل نے یہاں پر جنم لیا اور پھر یہیں سے اپنے پیغام وحدت کی تبلیغ شروع کی۔ اندھیروں میں چراغ روشن کیے، تمام طرح کے متفرقات سے ہٹ کر سب کو ایک سمجھا اور سب کو ایک کا سمجھا۔ بابا نانک کا سیدھا نظریہ ہے کہ رام کہو یا رحیم کہو، کرشن کہو یا کریم کہو، واہ گرو ستنام کہو یا اللہ ایشور نام کہو، یہ تو آنند آنند آنندم، سرشٹی میں کن 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 میں جیون جیون ہے ستیہ آنندم۔ اردو اکیڈمی دہلی کی جانب سے گرو نانک صاحب کی زندگی، گرو نانک صاحب کی حیات اور خدمات کو موضوع بنا کر یہ ایک روزہ سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں مقصد یہ تھا کہ گرو نانک صاحب صرف سکھ مذہب کے گرو ہی نہیں ہیں، بلکہ ہندوستان کی تمام زبانوں کے سرپرست ہیں، اور ہر زبان ان کی خدمت میں، ان کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر جسپال سنگھ نے بہت اچھی بات کہی کہ گرو نانک صاحب کا جو پیغام ہے وہ پہلے قبول کرنا ہے، پھر احترام کرنا ہے، اور احترام ہی نہیں بلکہ اس کی حفاظت کرنا ہے۔ اردو زبان و ادب سے خاص کر کیا رشتہ ہے گرو نانک دیو کا، اس میں دو باتیں بہت سامنے آئیں۔ ایک تو یہ کہ گرو نانک دیو جی کی حیات و خدمات پہ اردو میں ایک دو نہیں،
कई दर्जन मोतबर किताबें मौजूद हैं। तो एक तो ये बात बहुत सामने आई, लोगों को मालूम नहीं है। उनका जितना कलाम है गुरु नानक देव जी का और उनके जो मलफूज़ात हैं वो सब उर्दू में मौजूद हैं। 1969 में जिस साल नील आर्मस्ट्रांग चाँद पे उतरे थे पहली मर्तबा, उसी साल 500 साला जश्न मनाया गया था गुरु नानक जी का। उस 500 साला जश्न में बहुत सी उर्दू में किताबें लिखी गईं जिसमें गुरु नानक जी की हालात, उनके कारनामे और उन्होंने दुनिया में जहाँ जहाँ सैर व सियाहत की थी, वो मक्का मदीना भी तशरीफ़ ले गए थे। और बाबा फ़रीद के बहुत सारे सारा जो कलाम है वो उन्हें अज़बर था, याद था, और उन्हें अपने गुरु ग्रंथ साहिब में वो मौजूद है। तो वो सब उर्दू में तख्लीक किया गया। इस तरह हम कह सकते हैं कि गुरु नानक साहब की ज़ात पूरी इंसानियत के लिए मशाले राह थी। उन्होंने आपसी मोहब्बत, भाईचारा और नफ़रत की फ़ज़ा को चाक करने का काम अंजाम दिया है, जिसे लोग कभी फरामोश नहीं कर सकते। देखा कश्फी आपने कि गुरु नानक देव की ज़िंदगी कितनी रोशन और ताबनाक थी, और इसी रोशनी से मुतासिर होकर हमारे सिख बिरादरान जो है एक पर्व मनाते हैं उनकी यौम पैदाइश पर, जिसे हम प्रकाश पर्व के नाम से जानते हैं। 550वीं प्रकाश पर्व के मौके पर उर्दू एकेडमी ने भी इस जश्न का एहतमाम किया, इस महफ़िल का एहतमाम किया, और इस महफ़िल में आए हुए मंदूबीन ने अपने अपने ख़यालात का भरपूर इजहार किया, जिससे उनकी ज़िंदगी को समझने में हमें बहुत आसानी हुई। शाहनवाज़, हम आपको निकालते हैं प्रकाश पर्व की महफ़िल से और लिए चलते हैं नौजवानों की महफ़िल में। देखिए नौजवान ओपन माइक के ज़रिए अपनी बात, अपने ख़यालात किस तरह से लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। तो आइए चलते हैं महफ़िल में। नौजवानों के मुताल्लिक कहा जाता है कि वो अपने धुन के पक्के होते हैं, वो जिंदा दिल और हसास तबीयत के मालिक होते हैं। उन्हें छोटी छोटी बातों से जहां मुसर्रत होती है, वहीं वो बड़े बड़े काम को चुटकियों में सर कर जाते हैं। लिहाजा ओपन माइक एक ऐसा ज़रिया है जो इन नौजवानों को एक स्टेज मुहैया कराता है, जहां ये अपनी आवाज़ को अपने साथियों के सामने पेश कर सकें। यहाँ बहुत अच्छे शायर या तख्लीककार तो नहीं होते, मगर हाँ मुस्तक़बिल के अच्छे तख्लीककार या फ़नकार ज़रूर होते हैं। ऐसी ही एक महफिल में हम गए तो वहाँ के नौजवान दोस्त अपनी दुनिया में मस्त थे। उन्होंने अपनी तख्लीक को आवाज़ का जामा पहनाकर साथियों के सामने पेश किया। मेरे साथ होने के लिए शुक्रिया, हर शय से ज़्यादा पास होने के लिए शुक्रिया, ये लम्हे जो तेरे टूट जाने से मिले हैं मुझको, उनके लिए शुक्रिया, उस पल मेरा खुद का खुद के लिए होने के लिए शुक्रिया, जब तू होता ना मेरे पास बेचैनी सी होती है, जब तू होता ना मेरे पास बेचैनी सी होती है, पर क्या तू चैन भी देता है मुझे, इस ख्याल के लिए शुक्रिया। मोहब्बत में तुम्हें गुमान भी हो सकता है, और इस तरह तो बहुत नुकसान भी हो सकता है, और इस तरह तो बहुत नुकसान भी हो सकता है, और ज़रूरी नहीं कि तुमने छत पर उसे ही देखा हो, ज़रूरी नहीं कि तुमने छत पर उसे ही देखा हो, उसकी शक्ल में वो चांद भी हो सकता है। रोश तो हम सब में है, जोश भी जन जन में है, रोश हम सब में है, जोश भी जन जन में है, पर क्यों फिर भी सब बेहाल है, क्यों कल एक सवाल है। ओ आज तेरा दर्श दिखा दे माही, मुझे मेरा अक्स दिखा दे माही, तुझसे जुड़ी हैं सब कहानियाँ। हो आजा तेरा दर्श दिखा दे माही, मुझे मेरा अक्स दिखा दे माही। हम अपनी पूरी टीम की जानिब से अपने नौजवान फ़नकारों को मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि वो अपने सफ़र में कामयाब और कामरान हों। तो कश्फी देखा वहाँ पे नौजवानों में लड़के और लड़कियाँ दोनों ही शामिल थे, और दोनों ने ही अपने दिल की बात क्या खूबसूरती से कही है। जाहिर सी बात है अभी नए लिखने वाले हैं, नए पढ़ने वाले हैं, और अपनी बात नए अंदाज से पहुंचाने वाले हैं। धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता उनका कलम भी ज़ोर पकड़ेगा और वो भी अच्छा लिखना शुरू कर देंगे। बिल्कुल शाहनवाज़, और मैं दुआ करती हूँ कि नौजवानों के कलम में ऐसी ही रवानी आती रहे और वो ऐसे ही अच्छा लिखते रहें और हम उन्हें पढ़ते रहें। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जब हम अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं अपने माँ बाप के
گود سے باہر نکلتے ہیں تو دوسری جو جگہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے درسگاہ. جب ہمیں ہمارے اساتذہ ملتے ہیں وہ ہمیں نہ صرف پڑھنا سکھاتے ہیں، نہ صرف بولنا سکھاتے ہیں، نہ صرف لکھنا سکھاتے ہیں، بلکہ وہ ہمیں محسوس کرنا سکھاتے ہیں. ہم اگر اساتذہ کی بات کریں تو اساتذہ وہ شخصیت ہے یا وہ چیز ہیں جو ہمیں زبان دیتے ہیں، جو ہمیں کان دیتے ہیں، جو ہمیں آنکھوں کی روشنی دیتے ہیں. اگر ہمارے اساتذہ نہ ہوں تو ہم کسی کام کے نہ ہوں. اور آج اپنے دل کی ترجمانی، اپنے دل کی بات اگر ہم کہیں کرتے ہیں تو اپنے اساتذہ کی وجہ سے ہی کر رہے ہیں. تو اس لیے آج میں بھی اپنے تمام اساتذہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے اساتذہ کو یوم اساتذہ کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. پروگرام منظر پس منظر کے ذریعے میں اپنے ٹیچرز کو ڈھیر سارا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آج جو کچھ بھی میں بنی صرف اور صرف آپ لوگوں کی محنت کی وجہ سے بنی. آپ سبھی کا ڈھیر سارا شکریہ. اور میں یہی کہنا چاہوں گی کہ گرو ساکشات پرم برہما تسمئی شری گرووے نمہ. مبارکباد تو بہت چھوٹی چیز ہو گئی، لیکن میں ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں وہ کم ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ آج ہم ان کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ بات کر رہے ہیں. تو گزشتہ دنوں ایسے ہی ایک مشاعرے کا انعقاد اردو اکیڈمی نے کیا جہاں پہ صرف اساتذہ تھے اور انہوں نے اپنے اپنے کلام پیش کیے. تو آئیے ہم آپ کو ان کے کچھ کلام بھی سنواتے ہیں اور ان اساتذہ کے دل کی بات بھی آپ تک پہنچاتے ہیں. دنیا کے ہر خطے میں استاد، ٹیچر یا معلم کی اہمیت سب سے زیادہ ہے. ہندوستان میں بھی یوم اساتذہ کے لیے 5 ستمبر کا دن متعین کیا گیا ہے. اس دن کا پس منظر یہ ہے کہ آزاد ہندوستان کے پہلے نائب صدر اور دوسرے صدر جمہوریہ ڈاکٹر سرویپلی رادھا کرشنن کے یوم پیدائش پر منایا جاتا ہے. رادھا کرشنن خود ایک معلم تھے. وہ صدر جمہوریہ ہونے کے باوجود خود کو استاد کہلانا زیادہ پسند کرتے تھے. ماں باپ کے بعد اساتذہ ہی ہیں ایسے جو ان کی تربیت میں، ان کی تعلیم میں اور ان کی ترقی میں معاون ثابت ہوتے ہیں. سچا اور صحیح استاد جو ہوتا ہے وہ اپنے طالب علموں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اس کی ترقی چاہتا ہے اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو میرا علم ہے، جتنا میں جانتا ہوں، وہ سب اپنے طالب علم کو منتقل کر دوں. ماں باپ کی اپنی ایک ذمہ داری ہوتی ہے اور وہ اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں. یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی پرورش کرتے ہیں اور اسکول میں یا کالج میں یا جو بھی داخلہ کراتے ہیں. لیکن والدین کے ساتھ جو وقت گزرتا ہے بچے کا، وہ بمشکل 4 سے 6 گھنٹے، یعنی صبح 8 بجے سے پہلے اور رات کے شام کے 5 بجے کے بعد. باقی جو بڑا وقفہ ہوتا ہے کسی بھی بچے کی زندگی کا، وہ عام طور پر اپنے استاد کے ساتھ ہی گزرتا ہے، وہ اسکول میں رہے یا کالج میں رہے یا یونیورسٹی میں رہے. وہ اساتذہ کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہمیشہ کوشاں تھے. واضح ہے کہ ہمارے ملک میں کئی اشخاص ایسے تھے جو معلم بھی تھے اور صدر جمہوریہ کے عہدے پر فائز بھی رہے، جن میں ماہر تعلیم ڈاکٹر ذاکر حسین، ڈاکٹر شنکر دیال شرما، ڈاکٹر عبدالکلام وغیرہ کے نام اہم ہیں. اس اعتبار سے آج کا دن بہت اہمیت رکھتا ہے کہ ہم لوگ ایک ایسی شخصیت کو یاد کرتے ہیں اور اس شخصیت کے حوالے سے ایک ایسا دن ہمارے درمیان آتا ہے 5 ستمبر، جس کو ہم لوگ عام طور پر ٹیچر کہتے ہیں یا استاد کہتے ہیں. پورے ہندوستان میں اساتذہ کو اپنے اساتذہ کو اپنے طور پر یاد کر رہے ہیں، خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، ان کو مبارکباد دے رہے ہیں. پوری دنیا اساتذہ کو معمار قوم تسلیم کرتی ہے. ایک اچھا استاد پورے قوم کا رہنما ہوتا ہے. اس موقع پر شاگرد اپنے استاد کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ٹیچرز ڈے ہے اور اس موقع پہ میں اپنے استاد کے گھر آیا ہوں اور بڑی مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اپنے استاد سے میں مل رہا ہوں اور ان سے اپنی تربیت کے لیے کوشاں ہوں. اور یہ ہمارے ایک شاگرد کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے. واضح رہے کہ ہر ملک میں یوم اساتذہ الگ الگ تاریخ کو منایا جاتا ہے. سروپلی شری رادھا کرشنن جی جو ہمارے صدر جمہوریہ ہند بھی تھے اور ٹیچر بھی تھے،
उनका यौम पैदाइश है और हम इसको हमारा पूरा हिंदुस्तान टीचर्स डे के तौर पे मनाता है। तो यकीनन चूँकि वो बड़े आलिम थे और दुनिया की मुतादिद ज़ुबानों पे उन्हें महारत हासिल थी, दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में उनको लेक्चर्स के लिए बुलाया जाता था, बहुत बड़ी शख्सियत उनकी थी। चुनांचे उनके यौम पैदाइश पर अगर टीचर्स डे मनाया जाता, चूँकि वो बुनियादी तौर पर टीचर थे, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम बात है। और आज के दिन तमाम टीचर्स, हिंदुस्तान के तमाम टीचर्स और ख़ुसूसी तौर पे दिल्ली के तमाम टीचर्स को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि ये यौम असातिज़ा है। इसी की रियायत से आज का जो ये मुशायरा है यौम असातिज़ा का, ये मुशायरा कई नुक्ते नज़र से तारीख़ साज इसलिए भी होता है कि इसमें सिर्फ़ स्कूल और जो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियाँ हैं उनके ही असातिज़ा अपने कलाम पेश करते हैं। इससे एक बात ये भी समझ में आती है कि असातिज़ा तदरीस के नुक्ते नज़र से और तलबा की तरबियत के नुक्ते नज़र से शेरी पैराए में क्या सोच रहे हैं, ये एक पहलू सामने आता है इस तरह के मुशायरे में। हमें हर साल यहाँ असातिज़ा को सुनने के मौके मिलते हैं। इस मौके पर मुझे एक शेर याद आता है कि इल्मो हुनर से पाती है इंसानियत फ़रोग़, इल्मो हुनर से पाती है इंसानियत फ़रोग़, इंसान ज़िंदा लाश है तालीम के बग़ैर। तो आज इस मौके पर मैं अपनी जानिब से भी यही कहना चाहता हूँ कि तालीम का होना इंसान की ज़िंदगी में बेहद ज़रूरी है। आज यौम असातिज़ा है, यानी टीचर्स डे। तो सबसे पहले तो मैं सारे हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया के असातिज़ा को आज के दिन के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। कल से हमें भी तमाम हमारे शागिर्द और साथी लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। जो असातिज़ा का मुशायरा है वो एक ज़िम्मेदाराना मुशायरा होता है। इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं कही जाती कि जिसको ये ना कहा जाए कि ये आला अदब में शामिल की जा सकती है। हर जो प्रोफेसर होगा, जो कॉलेज का प्रिंसिपल होगा या स्कूल का प्रिंसिपल होगा या स्कूल में पढ़ाने वाला होगा, उसके ख़यालात इस वक्त का जो समाज है, इस वक्त का जो हालात हैं दुनिया के अंदर, वो उस पर अपने जज्बात, अपने ख़यालात, अपनी राय का इज़हार करता है और ख़ूबसूरत से ख़ूबसूरत ज़बान के अंदर करता है। हर मुल्क अपने कौम के मेमार के नाम इस दिन को मंसूब करके उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हैं। अच्छा, मुझे याद आता है कि आप भी अपने उस्ताद से मिले थे, तो कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? मैं चाहूँगी कि आप वो ज़रूर बताएं। जी हाँ, सही कहा। मैं भी अपने उस्ताद के पास गया था और हमारे उस्ताद ने, या यूँ कहिए कि मेरे उस्ताद ने जो मुझे पैगाम दिया, जो मुझसे कहा, वो आइए आपके साथ साथ अपने नाज़रीन को भी सुनवाते हैं। और मैं अपने तालिब इल्मों से सिर्फ़ यही कह सकता हूँ कि बुनियादी चीज़ है इल्म हासिल करना। इल्म हासिल कीजिए, लोगों की इज़्ज़त कीजिए, और जब आप इल्म हासिल करते हैं तो उसमें सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अपने वतन से, अपने मुल्क से सच्ची मोहब्बत और अपने इल्म से सच्ची मोहब्बत, यही आज के दिन का बहुत बड़ा पैगाम होगा अगर हम इसकी गांठ में बांध लें और इसको लेकर के आगे बढ़ें। यौम असातिज़ा पर जो प्रोग्राम हुआ, जो प्रोग्राम के ज़रिए हमारे टीचर्स ने हमें मैसेज कन्वे किया, वो बहुत अच्छा लगा और वो अमल करने लायक था ताकि हमारी ज़िंदगी और बेहतर बन सके। क्यों शाहनवाज़? जी हाँ, सही फरमाया आपने। मसला ये है कि अगर हम अपने असातिज़ा की बात को सिर्फ़ अमल करने के लायक नहीं है, बल्कि अपने असातिज़ा की बात को अपनी ज़िंदगी में हम शामिल कर लेते हैं और अमली ज़िंदगी में उसे अपना लेते हैं, तो यकीन जानिए कि ज़िंदगी के बड़े से बड़े मैदान को हम सर कर सकते हैं। तो नाज़रीन, दिल तो नहीं चाह रहे कि इस प्रोग्राम को यहाँ पर ख़त्म किया जाए और दिल कर रहा है कि अभी और ढेर सारी बातें करते रहें, लेकिन वक्त हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। देखिए कश्फी, वक्त हमें वाकई इजाज़त नहीं देता, लेकिन वक्त से कुछ लम्हात हम चुरा लेते हैं और अपने नाज़रीन के साथ कुछ और लम्हात हम गुजार लेते हैं, और उन लम्हों में हम ये बता देते हैं कि नाज़रीन, आप हमें अपने सिर्फ टीवी सेट पर ही नहीं देख सकते हैं, बल्कि दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी आप हमसे मिल सकते हैं और वहाँ आप अपने दिल की बात भी हमसे कह सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया, वो है यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक।
اس کے علاوہ آپ ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں، اور میل کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، صرف میل کرنا ہے، اور ہمارا میل آئی ڈی ہے ddurdufeedback@gmail.com۔ میل آئی ڈی ایک بار پھر سے سن لیجئے، ddurdufeedback@gmail.com۔ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ دل کی ہر بات ادھوری ہے ابھی، دل کی ہر بات ادھوری ہے ابھی، اپنی ایک اور ملاقات ضروری ہے ابھی۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین، ہمیں اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی کچھ اور منظر اور اس کے پس منظر کے ساتھ، تب تک کے لیے ہم دونوں کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔